अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पाकिस्तान में जो बरसात के नतीजे में तबाही है उसी के ऊपर हमें सबको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फोकस रहना चाहिए। हमने गुज़श्ता रोज़ पूरा प्रोग्राम उसी इशू के ऊपर फोकस रखा और बुनियादी नुक्ता यही था कि जो अपनी कोताहियाँ हैं उससे सीखते हुए जो पिछले 10-15 साल हमने हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान को तबाही से दुचार करते हैं, उससे निकलने के लिए अपनी हिकमत अमली, अपना मनसूबा क्या है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको भी पता है हमें, उसके लिए तैयारी पकड़नी चाहिए। साल का 1000, 500, 1200 अरब रुपया जितना भी डेवलपमेंट स्कीम्स पे लगाते हैं वो क्लाइमेट को सामने रखते हुए लगाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी ज़्यादती जो हम अपने साथ खुद करते हैं कि सारे जंगलात हमने काट दिए, जो ग्रीन एरियाज़ से उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ कोई नहीं है, उसको हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसे बदला है कि पूरे पाकिस्तान में हमें ग्रीन एरियाज़ की तबाही कर दी है। पंजाब में ख़ास तौर पर मोटरवे के साथ साथ आप जाना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि अपना मुस्तकबिल आपने ख़ुद अपने हाथों दाव पे लगा दिया। शहरों के अंदर आ जाएँ तो जितने पानी की गुज़रगाहें थी उसके ऊपर कब्ज़ा करके हमने सोसाइटीज़ और प्लॉट्स बना दिए, कहीं प्लाजा खड़ा कर दिया है, कहीं उसको नैरो डाउन कर दिया है। चंद हफ्ते पहले पिंडी में सवा वाले इलाके के अंदर तबाही हुई थी और वहाँ पे भी दोनों तरफ सोसाइटीज़ हैं। जो नेचुरल वाटर का चैनल था उसको हमने नैरो डाउन कर दिया कोई 100-150 मीटर, और वहाँ से एक तरफ भी प्लाजा है, दूसरी तरफ भी प्लाजा है, दरमियान से पानी जितना तंग गुजरगा थी वो बहाव आएगा तो वो तबाही फेरेगा। तबाही उसने फेरी है और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आज कराची में हो रहा है, कल बुनेर में हुआ था, स्वात में हो गया। तो हर जगह पे एक ही इशू, वो इंक्रोचमेंट्स हैं, वो कब्ज़ा है, बेहंगम डेवलपमेंट है बग़ैर किसी स्कीम पे। और जहाँ भी पानी की कुदरती गुज़रगाह को कब्ज़े से आप रोकेंगे वहाँ तबाही होगी, चाहे 20 साल बाद हो चाहे 30 साल बाद हो, वहाँ पानी आएगा दोबारा, वो गुज़रगाह बनती इसीलिए। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कुछ ख़बरें हैं जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जिनका ज़्यादा फोकस है। कहा यह जाता है कि आर्मी चीफ़ ने, ये हमने क्रॉस चेक किया है मुख्तलिफ बिजनेसमैन से, कि सितंबर 2024 में बिजनेसमैन से उनका इंटरेक्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। अब नए सूबों के ऊपर माजी में भी वक्तन फ़वक्तन बात हुई। पंजाब को 2 हिस्सों में, जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाने की बात हुई। पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बाकायदा शामिल किया गया नून लीग से तोड़ के, और उनको स्लोगन ही यही दिया गया था, जनूबी सूबा पंजाब महाज। बाद में वो जब शामिल हो गए, पीटीआई की हुकूमत बन गई, उसके बाद वो अपने उस स्लोगन को, उस नारे को, मैनिफेस्टो को भूल गए। इसी तरीके से हज़ारा सूबे की बात होती है। कई और दफ़ा भी मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर, बलूचिस्तान में चले जाएँ तो बलोच और पख्तून इलाकों के ऊपर भी बात होती है कि वहाँ सूबे और बनने चाहिए। एक चीज़ जो सबसे बुनियादी हमारे सामने रहनी चाहिए, लिसानी बुनियादों के ऊपर जब भी आप रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज़ करेंगे तो तबाही का रास्ता होगा। पहले सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकनॉमिक वायबिलिटी देखी जाती है। भारत ने आज़ादी के बाद इसके ऊपर ज़्यादा अपनी टांगें नहीं फंसाई, पाँव नहीं, वो होता है ना एड़ियाँ रगेड़ना कि नहीं बनाना ही नहीं है, उन्होंने बनने दिए हैं सूबे। वो 55-60 पे भी चले गए, उनको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इकनॉमिक वायबिलिटी बुनियाद होनी चाहिए। बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि लिसान की बुनियाद पे बना दें, वो तबाही वाला रास्ता होगा, वरना नफरत फैलेगी। अभी भी जो बात हो रही है उसके अंदर बुनियादी नुक्ता एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ होना चाहिए। लोगों को सहूलत कैसे मिलेगी, कैसे अच्छे तरीके से मुल्क का इंतज़ाम चलाया जा सकता है, गुड गवर्नेंस कैसे लाई जा सकती है, वसाइल की निचले सतह तक तकसीम कैसे मुमकिन हो सकती है। तो उसके ऊपर आपको कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और सबसे बड़ा सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा। जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, प्रोविंशियल असम्बली से करारदाद पास करनी पड़ेगी, यही तरीकाकार है। दूसरा इशू जिसके ऊपर बार बार जिक्र होता है वो है NFC अवार्ड, जिसमें सूबों को बहुत ज़्यादा वसाइल दे दिए गए हैं और सूबे अपनी तस्वीरें छाप छाप के कचरों के डब्बे के ऊपर भी वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आमतौर पर चारों सूबों में तरीकाकार यही है। और वफाक एक तरफ भूखा है, 7-8% का डेफिसिट करता है। डिफेंस के पैसे पूरे करने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं होते, हम उसके लिए कर्जा लेते हैं। जो डेट सर्विसिंग करता है वफाक, उसके लिए भी हम बैंकों से और कर्जा लेते हैं पुराने कर्जे अदा करने के लिए। तो NFC को रिव्यू करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो उस तमाम सूबों को शेयर करनी चाहिए। ये सारे पाकिस्तान का दिफा है ना, वफाक के इस्लामाबाद के ये 20-22 किलोमीटर का दिफा तो नहीं है, तो सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बड़ी सियासी जमातें बैठें, सर जोड़ें और एक हल निकालें। अगर ऊपर से हम हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्यास और तबाही के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे पूछेंगे क्या है, क्या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्स करना है, या हमें अच्छा एक इंतज़ामी मॉडल बनाना है जहाँ से वफाक से वसाइल सूबों में जाएँ
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने, वो निचली सतह तक वो वसाइल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बड़ा पैसा लाहौर या कराची में इस्तेमाल ना हो जाए या पेशावर में ना हो जाए, बल्कि वो बाकी शहरों में भी जाए, शेखुपुरा में भी लगे, गुजरावाला में भी लगे, मुल्तान बहावलपुर में भी इस्तेमाल हो। तो जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बैरिस्टर अकील मलिक हैं वज़ीर मुमलकत है कानून और इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, कानून और इंसाफ दोनों आपके पास है सर, कानून और इंसाफ के मुताबिक नए सूबे कैसे बनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह कि बड़े अरसे से एक और कई सालों से बहस चल रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे होने चाहिए, और मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ अदवार में ये डिमांड भी आती रही, ये ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि सबसे पहले तो लोगों की और आवाम की जो राय है एक रेफरेंडम के थ्रू वो जानने की ज़रूरत है कि वाक़तन उस सूबे के लोग जो हैं लसानियत की बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो बिल्कुल एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। रेफरेंडम पाकिस्तान में जनरल ज़ियावाला हुआ था, तो रेफरेंडम इज़ नॉट ए वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। चलें, वो आप कहते हैं रेफरेंडम नहीं अगर करना चाहिए तो ठीक है, जो पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम चाहता है वो मुझे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल को अगले 5 साल के लिए चाहता है, वो बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वायबिलिटी आपने कही, दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन। आप उस हवाले से उसको देख लें। आप सूबों की बात करते हैं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबों के साथ एक और ये भी मामला है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ देख लें। आप अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सूबे हैं उनमें अगर साउथ और नॉर्थ के ऊपर या डिविजन्स के ऊपर अगर आप देख लें, तो वो रिसोर्सेज आप उन डिविजन्स में या उन यूनिट्स में की हद तक वो एलोकेट कर दें। सो कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग किया आप लोगों ने? देखिए, अभी फिल वक्त हुकूमत की किसी भी लेवल पे हमारे जो है सूबों की फॉर्मेशन के हवाले से तो कोई डिस्कशन उस हवाले से नहीं है, लेकिन इसके लिए आपने बिल्कुल जिस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं जिस तरह आपने NFC अवार्ड का जिक्र किया, उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। सो मेनली आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी को देखना पड़ेगा, लसानियत की बुनियाद पर नहीं। सो आई एग्री। सर, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकती। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जाहिर बात है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा। जो आप 27वीं तरमीम कहते हैं ना, तो 27वीं तरमीम कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत सारी जो आइन की शिकें हैं उनको छेड़ना पड़ेगा, फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्रॉडर प्रोविजन जो आर्टिकल्स की हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आपको बिल्कुल अमेंड करना पड़ेगा, फिर देन यू कैन पेव द वे फॉर दीज अमेंडमेंट्स। उसी के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए ना। तो पॉलिटिकल कंसेंसस अब नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिला के हुकूमत की अक्सरियत है 2/3। नून लीग के पास अक्सरियत है ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ कर सकती है। इत्तेहादी हो साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, अदरवाइज मतलब आपके साथ अगर कल बैरिस्टर साहब भी वोट कर रहे हो तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो दावत दूंगा अगली तरमीम पे हमारे साथ वोट। बैरिस्टर साहब आ रही देखा ना, इशारा दे गए हैं 27वीं तरमीम का। नहीं, सबसे पहले तो ये बताएं इत्तेहादी की डेफिनेशन क्या है, तब पता चलेगा ना कि वाकई जिसको जफ्फा डाल लिया जाए सर। नहीं, या जो इनको जफ्फा डाल ले। जफ्फा 2 तरीके से डलता है, एक प्यार वाली तरह से और दूसरी तरह से भी डलता है। दोनों वाले जफ्फे शामिल कर ले चले, मतलब फिर ये उसी तरह एक प्यार वाला भी और दूसरा वो जिसको कहते हैं तेन भजन नहीं देना जफ्फा क्योंकि देखें पिछली भी 20वीं आईनी तरमीम में इन्हें पता तब चला था जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी। अब इनके इत्तेहादियों के लिए भी तभी पता चलेगा सर, तब भी बिल्कुल। और ये देखें ना, ये ख़तरनाक होता है बुनियादी तौर पर। देखें बहुत अच्छा भी काम हो मगर टाइमिंग उसकी गलत हो तो वो भी नहीं जो है ना सूबे बनने चाहिए। पहले प्रिंसिपली बात कर लेते हैं। प्रिंसिपली जहाँ तक मेरा ज़ाती है, मैं तो समझता हूँ कि बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप ढांचे को देखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी कभी भी लाहौर का GOR नहीं छोड़ती। अगर बलूचिस्तान के हालात देखें, बलूचिस्तान का अफसर जो कि किसी छोटे ज़िले में भी रखा होगा वो क्वेटा से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर सूरत हाल ये होनी है, अगर हमने वही अंग्रेज़ के स्टाइल से चलाना है तो ये वर्केबल नहीं है। वर्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, मगर देखें साथ साथ सेनेट की नुमाइंदगी को देखना पड़ेगा। आप देखें, सपोज़ बलूचिस्तान ही उठा लें, आप बलूचिस्तान के 3 सूबे कर दें, पंजाब के 2 कर दें, तो सेनेट वाइज आप कितना इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो भी देखना पड़ेगा। फिर जो इकोनॉमिक वायबिलिटी, देखें इकोनॉमिक वायबिलिटी बन जाएगी जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होंगे, ये मोर फंक्शनल होंगे, ये बेहतर टैक्स कलेक्शन करेंगे और ब्यूरोक्रेसी भी बेहतर हो जाएगी। देखें फिर लोकलाइज ब्यूरोक्रेसी भी आएगी। अभी हमारा क्या हो रहा है कि एक फेडरल लेवल की ब्यूरोक्रेसी है जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है। जब तक वो भी जोर नहीं टूटेगा, आप देखें क्या चीफ सेक्रेटरी बनना उन्हीं का हक है, प्रोविंशियल
कैडर से कितने कोई लोग हैं जो ऊपर आते हैं। सूबे बनने चाहिए? देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको फिक्स तो नहीं, अगर पंजाब के लिहाज से कहें, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने कमिट किया था, हमने वर्किंग साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनाया, आज उसको ताला लगा हुआ है। कम से कम एक्चुअली मैं इस पे गवाह हूँ इन चीज़ों का, मुख्तलिफ का, सारी ऑन एयर बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त आप लोगों की इंटेंट कोई अलहदा सूबा बनाने की नहीं थी, सिर्फ उस ग्रुप को एम्ब्रेस करने के लिए आप लोगों ने एक स्लोगन जो था उसको पॉपुलर स्लोगन देना था उस ग्रुप को, जो नून लीग के आपने बंदे 15-16 तोड़ने थे, मगर हम आपने बनाया और चला दिया। पहना सके कि हमारे पास उस तरह की मेजॉरिटी नहीं। देखें सूबे के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उस सूबे से रेजोल्यूशन भी आपको चाहिए, फिर आपको मरकज़ में 2/3 चाहिए। हम तो अभी तो 4 सूबे हैं ना, क्या 10, 12, 14, 15, 20 कितने बनने चाहिए? ओवरऑल अगर पंजाब के लिहाज से देखें, पंजाब में 2 तो बनते हैं, 2 तो किसी को भी उसमें उभाम नहीं है कि साउथ और अपर पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्क है। पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2 में तो कम से कम कर सकते हैं, अगर 3 में नहीं करते। 3 में अगर करें तो आपके जिस तरह से देखें, ये जो पोटवार रीजन है, पोटवार रीजन अपना कह सकते हैं कि हमारा हो, मगर देखें कुछ चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगी। कहीं तो आपने स्टॉप भी लगाना है अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए। पता चले हर चीफ मिनिस्टर जो है ना गड्डियाँ कमाई जा रहे हैं, अपनी असम्बली बनाई हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिक वायबिलिटी ज़हन में रखिएगा। देखिए हमारे यहाँ तरक्की आई किधर है, जहाँ का चीफ मिनिस्टर आया। आप इलाकों की तारीख उठा के देख रहे हैं ना, वज़ीर आज़म भी आया तो वो अपने इलाके में सबसे पहले तरक्की लेके गया, तो इसीलिए सूबों में डिमांड क्यों आ रही है? अगर आप बताएं, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब वहाँ 4 सूबे बनाने की करारदाद असम्बली से पास करवा देते हैं, तो आप हो सकता है लाड़काना में तो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन सखर, हैदराबाद, कराची, वहाँ तो हो सकता है फिर मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत हो। देखिए बात यह है कि ये मैं एक बात से एग्री करती हूँ क्योंकि हम सब सियासत के तालिब इल्म में हमें ये समझ आती है कि जहाँ धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई चिंगारी हो सकता है कहीं इस पर और अभी पार्टी किसी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तक तो हुकूमत ने कोई अपनी इंटेंट नहीं पहुंचाई या कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये आइन का ढांचा तब्दील करने के मुद्दे। और जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसा काम कर दें जिससे लसानियत में आगे ही हम इन मामलों में बटे हुए हैं, तो हम और मज़ीद बढ़ जाएं, और ऐसे माहौल में जहाँ हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और आप देखिए हमारे 2 सूबों में इन्हीं बुनियादों पर जो है ये चंद जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, तो लिहाजा इसमें इत्तफाक़ राय पैदा करना कोई आसान काम नहीं होगा। इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़े सबसे पहले, और फिर ये कि गौरतलब है कि आप किस बेसिस पे इसको कर रहे हैं। जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एक चीज़ अच्छी है तो फिर आप उसका एक तकाबली जायज़ा करेंगे कि ये आया आपकी लसानियत को बढ़ावा तो नहीं दे रही, ये आप में नफाक तो नहीं, वफाक को तो दूसरा वायबल भी है या नहीं, कुछ रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 50 चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने प्रोटोकॉल लेके और 500 मिनिस्टर्स जो फिरते रहे और पीछे कुछ ना बचे। देखिए हमारा एक अपनी रिसोर्सेज तो वही है ना जो पाकिस्तान की हैं, उस पर क्या एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, इसको सोचना और इसकी फिजिबिलिटी बनाना भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। फिजिबिलिटी तो नक्शे पे तो थोड़ी बन जाएगी, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको वे करना कि भाई आप तोलना कि इसमें अच्छाई क्या है बुराई। लेकिन ये बहरहाल बाद में एक तो ये है कि इसका आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। आया वो हो सकता है उस पर सब जो है वो एग्री होंगे या नहीं होंगे, सब इत्तफाक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि देखिए फ़िलहाल तो जो हुकूमतें बैठी हैं जिस भी सूबे से आई हैं, जो उनके पास मैंडेट है वो अपने सूबे के मैंडेट का या अपने इलाके के मैंडेट का या जहाँ भी उनसे उनको जीत हुई है वो उस इलाके के मैंडेट की अमीन है, चाहे पैरालाप उन्हें माने या ना माने, तो लिहाजा उनसे तो बात करनी पड़ेगी। तो एक भी शिक तब्दील करनी होती है तो आपको 26वीं तरमीम के मौके पर याद है कि क्या हुआ। तो अगर तो हुकूमत में ऐसी कोई सोच है, जैसे भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि एक और अगली बैरिस्टर साहब ने कहा अगली तरमीम में, तो अगली तरमीम को एंटिसिपेट कर रहे हैं, बताएं अगली तरमीम में क्या है, फिर इस पे मैं आपको जरा बेहतर। बैरिस्टर साहब थोड़ा सा आप ये तो रोशनी डालें कि 27वीं में आप क्या चीज़ें कंसिडर करें। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, और आज तो डार साहब से भी ये बरतानिया में सवाल हुआ और कुछ वहाँ के साफियों ने सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और हम भी यही कहते आए हैं कि 27वीं तरमीम, पहली तो बात है हम किसी भी ऐसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। हाँ,
अगर उसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कानून के अंदर या आइन के अंदर कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंजेस लानी है, कोई अपडेट्स लाने हैं, तो सबसे पहले हम हुकूमती लेवल पे काम करेंगे, फिर इत्तेहादियों के साथ मशावरत करेंगे। जब तक वो कंसेंसस रीच नहीं होगा, और ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने भी यही बात की। बिलावल साहब ने भी यही कहा कि मेरे से किसी वज़ीर ने, किसी पार्टी के मेंबर ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने रब्ता नहीं किया, वज़ीर आज़म ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि किसी आइनी तरमीम पे काम हो ही नहीं रहा। अता तारर साहब ने भी उस दिन एक शो में यही बात की कि हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे। अगर काम हुआ तो बिल्कुल आउट इन दी ओपन होगा, डंकी की चोट पे होगा, खुला के हम आइन के ऊपर जो तरमीम लाएंगे उसके ऊपर काम होगा। 26वीं तरमीम पे वज़ीर कानून से तरमीम आने से पहले पूछा गया था तो उनके पास टेक्स्ट ही नहीं था। टैक्स था, तो, टैक्स था। ये बुरा ना मानिएगा, मैं आपने उनको अभी अवार्ड दे दिया कौमी, तो उनके पास कानून ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, सिर्फ वो असल में साफ वो अजराए मजाक उन्होंने बात की थी। थे तो बहुत संजीदा, बाद में आप उसको मजाक में जैसे मर्जी कर लें, संजीदा बात यही थी कि टैक्स भी नहीं था। नहीं था, हम मार्च से काम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के पास जो कुछ लोग जा रहे थे ना, उनके पास 3-4 मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट आते थे, और हम पूछते थे ये कहाँ से आया, तो हमें जरिया भी पता चल जाता था कहाँ से आया, तो हमें पता था कि किस जरिए से कहाँ से आ रहा है। नहीं, हमने तो लॉ मिनिस्टर साहब जितने बाइल थे हमें ये भी पता था। हमने बड़ा काम किया लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसके जो मेन कह लें कॉन्टोर्स थे वो वही थे जिसमें हम काम कर रहे थे, और वही हमने ड्राफ्ट पेश किया। तो सर अब क्या बनेगा सर? एनएफसी अवार्ड के ऊपर तो बड़ा कॉमन है कि सारे चाहते हैं कि ये वाइबल मॉडल नहीं है, इसको रिव्यू करना है, वो भी आपको 27 में ही डालना है। देखिए उस पर अभी बिल्कुल कमेटी भी है, वो उस पर काम भी कर रही है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हैं कि उस कौन सी कमेटी काम कर रही है सर? देखा जाए जी उस पर किस तरह उस पर काम कौन कर रहा है सर उस पर काम? देखिए ऑब्वियसली हुकूमत लेवल पे हम लोग देख रहे हैं उस पर तमाम तर मामले। सर कौन देख रहा है? क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है एनएफसी अवार्ड के ऊपर कौन सी कमेटी? देखिए एनएफसी अवार्ड की हर 5 साल बाद, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आई, तो उसको बिल्कुल हर 5 साल बाद होना है और तमाम तर मामला देखना है। सूबों की रिजर्वेशंस होती देख कौन रहा है? आपने एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन दिया तो थोड़ा एक्सप्लेन देखिए अभी आप उसको घुमा रहे हैं छुपाने के लिए। इस स्टेज पे हुआ ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं हुआ है। रिवाइज नहीं देखिए हुकूमत तो बिल्कुल डिस्कशंस कर रही है, देख रही है कि इसको किससे कर रही है सर? ये तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने डिस्कशंस कर रही है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे होंगे, उन्हीं का काम है। और वो सूबों के चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर्स को एंगेज किया होगा, जाहिर बात है। तो उसकी कुछ बताएं। देखिए नहीं, मेरी सबसे मजे की खबर तो ये, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एनएफसी के ऊपर एक कमेटी काम कर रही है। प्रोसीडिंग्स तो कमेटी का Who is heading that committee? फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए फाइनेंस का काम है, मैं उससे ज्यादा जो है रोशनी नहीं डालूंगा। अभी ब्रेक में पूछ लेते हैं। उस पर आ जाए तमाम तर मामला तो फिर वो सामने होगा। और इन एनी केस हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के उसकी डिस्कशन इत्तेहादियों से मुशावरत की है। बिल्कुल इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी, बिल्कुल उनको हम कोई भी लेजिस्लेशन है पूछने बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आपके सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कमेटी में डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेशन पलशा पूछती है उनसे फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो मुराद शाह को मैसेज करना पड़ेगा। वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको फ़ोन कीजिए, उनको फ़ोन पे लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है। हमारे इल्म में ये बात, आज की वैसे सबसे बड़ी खबर ये है कि एनएफसी के ऊपर कमेटी काम कर रही है। एनएफसी पे बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा मतलब काम हो रहा है, तो जाहिर है पता होना चाहिए। इत्तेहादी बेस्टर साहब को पता होगा, इनके पास अंदर की खबरें होती है। सर आपको पता है? देखिए जो डॉन में पिछले दिनों एक छोटी सी खबर ये आई थी कि 2010 से हमारा एनएफसी अवार्ड रिवाइज ही नहीं हुआ। अब रिवाइज करने की बात चल रही है, इतने 14-15 साल के लैप्स के बाद रियलाइजेशन हुई है। बात है कि अभी आप रिवाइज भी करें किस तरह से, बात है आप इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे। लड़ाई किस चीज़ की हो रही है कि हम पाए नहीं बड़ा कर पा रहे। देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं, मतलब आज मैं एक ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस ही अटेंड की इधर सरीना में। देखिए वियतनाम के वो जो फिगर्स देख रहे थे, बंदे को शर्म आती है। वियतनाम जैसा मुल्क $400 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एनुअली। हम किधर बैठे, हम $40 बिलियन भी नहीं टच कर रहे हैं। 31-32 अरब डॉलर की। तो हम इन्हीं चीज़ों पे लड़ेंगे कि जी वफाक के पास कम हो गया। बात है हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को तो डेवलप करें। हमारी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हमने IMF के कहने पे जो है ना सारा कचरा अलाउ कर दिया। हम क्या कह रहे हैं कि 2035 तक जी हम टैरिफ फ्री हो जाएंगे, जो मर्जी इधर आके जो मर्जी जंक फेंकता रहे। हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का नहीं सोचे, हम और तरह की लड़ाइयों में लगे हुए हैं जो कि बड़ी बात है कि आज हम अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा पाएंगे तो बाहर
बाहर के ये मुल्क हमें इस तरह मिनटों में खा जाएंगे। असल चीज़ क्या है कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को ब्रॉडन करें, अपने किसान को प्रोटेक्ट करें, अपना पाए बड़ा करें, फिर सबको शेयर मिल जाएंगे। NFC में क्या करें सर? NFC देखें, वो आपकी रिवीजन वाली बात ठीक है। देखें कि आप ये नहीं कर सकते कि वफाक खाली जो है ना पैसे बांटे। वफाक ने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। वफाक की नहीं, देखें आप वफाक के सर पे कर्जे लेते हैं ना, आपको सूबे के सर पे तो कर्जा नहीं मिलता। सॉवरेन गारंटी किसने देनी है? वफाक ने देनी है। फिर जो सारा है आप सारे का सारा फिक्स शेयर ले लेते हैं सूबे, फिर सूबे वो भी नहीं गारंटी करते कि हर इलाके में खर्च होगा। अब मेरा पैसा है सारा लाहौर में खर्च हो जाएगा, क्या मियाँ वली का उसमें हक नहीं है? क्या लिया का उसमें हक नहीं है? वो सारे जो है ना मुंह तकते रह जाते हैं। तो देखें ओवरऑल बाइफर्केशन, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। आप इंश्योर करें कि हर पैसा जो सूबे को जा रहा है वो डाउनवर्ड यूनियन काउंसिल तक खर्च होगा, और इसी तरह इंश्योर करें कि वफाक के पास जो आना है उसकी नीड्स के मुताबिक हो। सर जब भी ये NFC वार्ड की बहस छिड़ेगी ना तो दोबारा नए सूबों का भी बहस छिड़ेगी। या तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स को रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अंडर प्रोविंशियल फाइनेंस कमिश्नर, कोई फार्मूला एग्री करना पड़ेगा। अदरवाइज यही होगा कि जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा होगा वहीं पे पैसा उसी का जिला बात तरक्की करेगा, बाकियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं लिया, बावलपुर, सरगोदा, इन जगहों पे पैसा कम जाता है क्योंकि लाहौर में सारा पैसा आप उधर लगा देते हैं। आज भी देखें लाहौर जो है अभी कैपिटल जिसमें हम बैठे हैं इसके 3-3.5 किलोमीटर में सारी तरक्की हो रही है। इवन इस आउटस्कर्ट्स का क्या हक नहीं है? ये आज पलशा इसके ऊपर कोई तकरीर कर रही थी, क्या थी वो जी ब्रिज से जिस पे क्या रोल? जी मैं तो ये कह रही थी जिस तरह आपने बात की थी, मैं कुछ खैर ये मेरा अपना एक सोच है कि अननेसेसरी डेवलपमेंट भी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो ये बन गया एक डेवलपमेंट का मॉडल के सड़कें ज़्यादा हो, अंडरपास बिला वजह दरख्त काट काट के अब बिला वजह कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं बनने चाहिए बनाए हैं। और फिर जब वो बनाते हैं जल्दी में, जो आज मैंने बात की, जब वो जल्दी में बनते हैं सिर्फ कारकर्दगी दिखाने को, हालांकि मैं नहीं समझती कारकर्दगी जो है वो ये सड़कें अंडरपास होते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ बना, अल्लाह के आज उस पर तलाल साहब ने कोई उसकी वजाहत दी, लेकिन ये जो आपके यहाँ बना है इस्लामाबाद क्लब के साथ सरीना के सामने, तो सुनने में आया कि उन्होंने नालों को बंद कर दिया जल्दी में, और उधर डिप्लोमेटिक एनक्लेव की कई एम्बेसीज डूब गई जिसकी शायद शिकायत भी हुई प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरह ईरान एवेन्यू पे अगर आप कभी जाएं तो उसमें कई फुट गाड़ी में जो डिप्रेशन हो गया, क्यों? इसलिए कि उसकी शायद कंपैक्शन नहीं की है, क्या मतलब जल्दी अनाउंसमेंट्स। और आज इस्लामाबाद जैसा शहर, वो भी इतनी दरख्तों की कटाई हुई है कि हम लोग डेंजर जोन में आ गए हैं। यहाँ भी अलर्ट जारी हुआ है, जगह जगह अलर्ट जारी हुए। अब आप KPK के हवाले से आपने जैसे कहा, KPK ले लें या कोई और पंजाब भी ले लें, यहाँ से मोटरवे पे आप चढ़ें, उल्टी सीधी जाली सोसाइटीज जब वो सारा ही तबाही कर लेती हैं फिर हमें पता चलता है तो जाली थी। अच्छा KPK में आपने दरख्त सारे काट के रख दिए, आप चढ़े यहाँ से M3 पे और आप देखें ब्रेक करीब आ गई है, जो जंगल काटता है, जंगल और जो नाले बंद कर पहाड़ काट खत्म, ये नेचुरल बैरियर और जो ये नेचुरल पानी की गुजरगाह बंद करता है, इसके ऊपर कोई ना आपको एक्ट पास करना भाई, क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, उसको जेल में डालें। जिसने ये बंद किया ना नाला, आपने डिप्लोमेटिक एनक्लेव वाला बोला, उसको बंद करें आप उसको। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन के ऊपर जो पूरा एक सुलह सफाई का अमल है, ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद कराने का क्रेडिट तो वो 150 दफ़ा ले चुके हैं, और मोदी उसके ऊपर काफ़ी दुखी भी है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो तनाव है वो क्या ख़त्म हो चुका है? अब US सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान के अंदर उसकी नेचर बताई है कि किस तरीके से रोका हुआ है, और अभी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। दूसरा बयान जो आपको दिखाना चाहूँगा, मोहसिन नकवी साहब का एक स्टेटमेंट है, और ये आर्मी चीफ से एक स्टेटमेंट अमेरिका में भी उनसे मंसूब की गई थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसे है जैसे चमकती हुई कोई गाड़ी सामने से आ रही है, और हम ऐसे हैं कि एक डंपर ट्रक है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं, तो दोनों की टक्कर होगी तो नतीजा क्या होगा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ इसकी काफ़ी वजाहतें भी बाद में आई और मुख्तलिफ चीज़ें आई, कुछ और भी उसके हिस्से थे जिस पे इंडिया में काफ़ी शोर मचा, लाइक एक न्यूक्लियर इशू के ऊपर उनका बयान था, और मेरे ख्याल में बयान उनका कुछ ज़्यादा गलत नहीं था कि अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो हम जवाब में क्या करेंगे, ये सबको दुनिया सारी को ही पता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा वो सुनिए। मैं आपको दो कैरेक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं, अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये दो वो लोग हैं इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दो कैरेक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। 6 के 6 जहाज़ों की
एक किस्सा रिपीट किया है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा? बैरिस्टर साहब आपको बताना पड़ेगा, पहले तो 6 जहाज़ों की फुटेज है हमारे पास? जी मलिक साहब, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे पास तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन पहले से प्रायर हैंड मौजूद थी और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो एविडेंस है वो बिल्कुल मौजूद है। मैं एविडेंस कहूँगा कि जो प्रूफ है, जो एविडेंस के हमने भारत के इस पाक भारत जंग में भारत के जो जहाज़ गिराए, वो बिल्कुल उसका एविडेंस मौजूद है। पलूशा, आपकी भी कुछ ऐसी इतलात हैं? देखिए, इसको तो मैं इंटरनेशनल मीडिया ने और इंडिपेंडेंट लोगों ने इसको जो है वेरीफाई किया है, इस पे उन्होंने गवाही दी है। हमारी गवाही तो शायद दुनिया नहीं सबसे ज़्यादा तो ट्रंप ने गवाही दी है। जब इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जरीदों ने और सब ने गवाही दी है कि गिरे इनके जहाज़, और वो खुद भी इस बात को डिनाई नहीं करे कि नहीं गिरे, ये नहीं बताते कि कितने गिरे। इसी वजह से वहाँ मोदी जो है उसके ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है, जो हम कहते हैं हमें खदशा है कि वो कोई शरारत और ना करे, जो अभी हम और आप डिस्कस कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो खतरा मौजूद है और ज़्यादा दूर नहीं है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी ज़ाती असेसमेंट है। दबाव बढ़ेगा मोदी पर तो वो कोई ना कोई ऐसी काम करने का कोई अमकाना हरकत करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर उसके लिए हमारे वो आर्मी चीफ साहब का बयान ठीक है कि हम डंपर ट्रक हैं और वो गाड़ी है चमकती हुई। देखिए, हम कुछ भी हैं, इंडिया को जो है हम इंशाल्लाह धूल ही चटाएंगे इंशाल्लाह। उमैर साहब, आप इस पे कुछ ऐड करेंगे? देखिए, जंग का खतरा नजर आता है आपको? जंग का खतरा तो 100% है। देखिए, मोदी का टेन्योर आखिरी ये टेन्योर है और जिस आइडियोलॉजी पे मोदी बेस कर रहा है आरएसएस की, वो जुनूनी एक कैफियत है। तो जुनून में जब बंदा हो वो फिर होश से फैसले नहीं करता, और जिस हजीमत का उन्होंने सामना किया है तो वो अपने लिए एक रास्ता तो देखेगा, और रास्ते में जाहिर बात है वो पाकिस्तान के खिलाफ। मोदी की वैसे भी जो असलियत है वो है जो एज चीफ मिनिस्टर गुजरात उसने दिखाई, बुचर ऑफ गुजरात। तो वो बुचर है, उसको सामने रखते हुए हमें अपनी मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए, वो दोबारा कोई ना कोई हरकत करेगा। और दूसरे देखें, हमें अपनी मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए और हमारी कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा रिलायंस भी अभी इन दौरों पे नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर कहते हैं कि जी अमेरिका ने जंग रुकवा दी, तो अमेरिका ने उस स्टेज पे रुकवाई है जब हमारा ऑलरेडी अपर हैंड था, जब 6 जहाज़ गिरा चुके। और देखें, कल को इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हमारा खुदा न खासा हाथ तो नीचे हो तो अमेरिका इंटरवीन करेगा? जब बांग्लादेश का मसला बना था तो बेड़ा कोई पहुंचा था, साथ में बहरी बेड़ा पता नहीं कहाँ चला गया पहुंचा। तो इसलिए अपने जोरे बाजू पे खड़ा होना है, इसलिए सबसे पहले अपना घर सीधा करना चाहिए और दुश्मन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक राना सनौला साहब ने जो डायलॉग की बात की है, वो इस जंग वाली कैफियत या कोई भी चैलेंज आपके बॉर्डर्स के ऊपर हो ना, तो सबसे पहले मुल्क के अंदर यकजहती होनी चाहिए, और वो थी हमारे यहाँ। ये 6-7 मई से लेकर 10 मई तक कोई तकसीम नहीं थी। हम इस इशू पे इंशाल्लाह कभी भी दोबारा वक्त आएगा तो कोई तकसीम नहीं होगी। अल्लाह ना करे कि जंग वाली कैफियत बने, लेकिन आएगा तो 25 करोड़ इकट्ठे खड़े होंगे। सुनिए राना साहब ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरी अपोजिशन को मुखातब करके कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं, हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे हो। फर्दी सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा जब सब सियासतदान वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। इसमें कोई ऐसी माफी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें, लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहेंगे जी ये तो आपने खुद ही लगा ली, ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। आप ही पहले इसका उमैर साहब जवाब दे रहे हैं। 2 बातें, एक तो उनका डायलॉग से मसला हल होगा, डेडलॉक से नहीं। दूसरा उन्होंने कहा हाथ किसी के आगे जोड़ने की या पाँव को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीफ साहब का इंटरव्यू था जो छपा था, उसमें एक माफ़ी का तज़किरा था। तो आप बताएं इन दोनों बयानात को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, देखें, इसमें तो वही हल है। देखें, बार बार खान साहब कह चुके कि आप क्यों नहीं इसकी जुडिशल इंक्वायरी कर, फुटेजेस सामने ले आए। देखें, 9 मई का इवेंट जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा हीनेस है। देखें, अगर मैं अगर रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर उसके बाद मेरा सियासत में कोई रोल बनता नहीं है, फिर हक नहीं है। अगर 9 मई किया हो, आग लगाई हो, तो फिर सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, फिर सजा मिलनी चाहिए, बनता ही नहीं। और जब किया ही नहीं है तो फिर घबराहट क्या है? क्यों नहीं फुटेजेस सामने लाते? आज भी इमरान खान साहब उसी चीज़ पे खड़े हैं, उनके लिहाज से भाई ये जुल्म की काली रात है, जितनी भी लंबी हो इसके सुबह तो होनी है, इंसाफ का सूरज तुलू होगा। आज चलें ये बातें कर रहे हैं, करते रहें, अल्टीमेटली जिस वक्त रिवील होगा तो तब हम क्या ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि 9 मई के आड़ में जो इस पार्टी के साथ किया गया
थ्रू आउट वर्कर से लेके बल्ला छीनने से लेके इलेक्शन छीनने से लेके रिज़र्व सीट से छीनने से लेके आज तक, और सज़ाएं जो अभी रिसेंटली मिली हैं, ये सारा एक से बाब होगा। पहलू शाह, डायलॉग या डेडलॉक क्या होने जा रहा है? डेडलॉक तो ऑलरेडी है। देखिए अभी तो मुझे तो डायलॉग की आपको कोई सूरत हाल नज़र आती नहीं आती? नहीं, तो फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा, डेडलॉक ही नज़र आता है, चलेगा जब तक कि उनकी जमात में कोई इत्तेहाद पैदा ना हो, अपने कोई लाएमल ना पैदा करे। जमात में इत्तेहाद कैसे होगा? इमरान से मिलने जाते हैं ये, वो तक खा के चेक पोस्टों से ऊपर ही वापस आ जाते हैं, या तो फ्रीली इंटरेक्ट करें तो शायद रास्ता निकले। मैं इनको तो नहीं डिक्टेट कर सकती कि क्या करें, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डायलॉग का सहारा लिया था और उस डायलॉग के सहारे वो वापस आई। उन्होंने इस मुल्क में दोबारा जमहूरियत का जो है वो बीज लगाया और उस जद्दोजहद में आखिर में उनकी अपनी जान जो है उन्होंने हंसते हंसते दे दी, लेकिन उन्होंने मुल्क को दोबारा जमहूरियत की पटरी पर डाला। बाद में हमें उसके ताने मिले, लेकिन बहरहाल वो एक डायलॉग का हिस्सा था। अब ये इनका फैसला है कि इन्होंने डायलॉग करना है या इन्होंने फिर दोबारा कोई आर्म्ड जद्दोजहद करनी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वो तीसरी से चौथी नशिस्त में बैठते और जो मुज़ाकरात का अमल अधूरे में रह गया, अगर वो वाक़तन आगे बढ़ता और आगे जाता पूरा प्रोसेस, तो शायद कुछ इनकी बातें वो पूरी भी हो जाती। या आपका ख्याल है आप पूरी करने की पोजीशन में थे? मेरे ख्याल से देखें, जो पॉलिटिकल डायलॉग है या सियासी जमातों का आपस में बैठना है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना है और डेडलॉक ना होना। डेडलॉक तो देखें ना, किसी भी निगोसिएशन में, किसी भी डिस्कशन डिस्कोर्स में होती है। आपने आगे फॉरवर्ड थिंकिंग होना है, आपने आगे बढ़ना है। अब ये मैं आपके प्रोग्राम से और आपके नाज़रीन को ये भी बताऊँ कि वाक़तन इनके कई ऐसे कॉलीग्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि इस मामले को स्पेशली 9 मई की सज़ाओं के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन और डी सीटिंग के बाद, वहाँ पे ये एक रेकनिंग हुई है पीटीआई के रैंक्स के अंदर। जो सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो ये कहते हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, तो वो भी डायलॉग और डिस्कशन के। लेकिन सर आपने एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, आपने उठा के इनको बाहर फेंका, भी लोअर कोर्ट का फैसला आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, अब नए इलेक्शन पे भी चले गए। देखिए कानून में तो यही चीज़ है। अब मुझे बताएं, मावराए आइन या कानून तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक वो पुलिस वाला जो नीचे मेज़ के छुपा हुआ था, उसकी गवाही के ऊपर ही सारा कुछ हो जाएगा। अब ये अदालत ने फैसला दिया, अगर वो एविडेंस और वो जजमेंट स्टैंड नहीं करेगी हायर फोरम पे या अपीलेट फोरम पे, तो फिर वो फैसला वहाँ पे होगा। बैरिस्टर साहब सर देखें, भाई साहब ने बात की रेकनिंग की। बात है, देखें पार्टी में इस वक्त कैफियत क्या है। मेरी आज अहमद चट्टा से बात हो रही थी, वो कह रहा है कि ये एक पहला इलेक्शन होगा अभी, क्योंकि बाइकआउट वाले एक फसाद चल रही ना खान साहब की तरफ से, जो अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन अभी तक की थी। वो कहते हैं 1916 के बाद ये पहली दफ़ा होगा कि हमारे ख़ानदान का कैंडिडेट नहीं होगा। तो लोग इस लेवल तक कमिटेड है इमरान खान साहब के साथ। तो ये समझना कि भाई ये सज़ाएँ डेटर कर लेंगी, देखिए सज़ाएँ ओवरऑल जमहूरी प्रोसेस को डीरेल कर रही हैं। ये खाली हमारा नुकसान नहीं कर रही, ये ओवरऑल इस सिस्टम का नुकसान हो रहा है और ये हमें एज ए सियासतदान हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा। देखिए पहले भी वो एबडो के ज़रिए सियासतदानों को निकाला, कोई सियासतदान ख़त्म हो गए, मगर ओवरऑल जमहूरियत वीक होती रही, जमहूरियत मसक होती रही। अभी भी मसला क्या है कि हम आपसी स्पेस ख़त्म कर रहे हैं और इसमें नुकसान हमारा अपना है। लेकिन पल्शा पोलिटिकल जो स्पेस है वो तो मेरा ख्याल है बहुत श्रिंक हो चुकी है। मैं कई दफ़ा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा था कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए स्पेस आप लोगों ने ख़त्म कर दी है, तो आपकी पॉलिटिक्स के लिए भी स्पेस ख़त्म हो गई। अब देखिए, पॉलिटिक्स के लिए पहली दफ़ा इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री में स्पेस ख़त्म नहीं हुई। बहुत सी दफ़ा पॉलिटिक्स के लिए स्पेस ख़त्म हुई है, लेकिन फिर उसमें से रास्ता निकालना सियासी लीडरों का काम है। जैसे भी मैंने आपको कहा, मोहतरमा ने किया, जरदारी साहब ने हमेशा क्यों जो है रिकन्सिलिएशन और मसालियत की बात की, इसलिए कि उनको पता था इसके, हालांकि कई ऐसी जगहें थी जहां उनकी अपने साथ ज़्यादती हुई थी। ये सब चीज़ें भूलना जो है, इंसान ही है ना, इंसान का दिल इतना बड़ा कई करना बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने साथ की हुई ऐसी ज़ातियों को भुला दे, लेकिन भुलाया उन्होंने इन द लार्जर इंटरेस्ट। अब बात ऐसे ये है कि हर डायलॉग अगर लेट सपोज आज भी शुरू हो जाए, तो फिर दूसरी पार्टी का भी उस डायलॉग पे उसी तरह से उसी जगह से दोबारा स्टार्ट होना और उसी तरह से राज़ी होना, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि अगली पार्टी क्लोजिंग रिमार्क सर, कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ब्रॉडर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो जाए? देखिए पॉसिबिलिटी तो उसकी है, लेकिन जिस तरह राना साहब का आपने शॉट चलाया, और बिल्कुल उनको डायलॉग के ऊपर बिलीव करना चाहिए, डायलॉग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि डेडलॉक के ऊपर डटे रहना चाहिए कि सिर्फ हमने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। अब इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि हमने बात नहीं करनी, आप सियासतदान आपस में बैठने, अपने मामलात खुद तय करें। आई थिंक ये इनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि वाक़तन अब इतना टाइम गुजर गया है और जिनसे हम ख्वाहिश कर रहे हैं बात करने की, वो तो
बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, वो बार बार यही कहते हैं कि आप सियासतदान आपस में बैठें, हमारा सियासत से तो कोई लेना देना नहीं। तो अब इनको चाहिए कि फिर स्पीकर साहब, तो वो कमेटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो लीडरशिप मौजूद है वो बैठे। लेकिन वो कहते हैं कि इनके हाथ में कुर्सियां जरा हायर फोरम किसके हाथ में है? वो ये कहते हैं हायर फोरम अब मिलना ना चाहे तो हमारे हाथ में भी फिर कुछ नहीं। बैरिस्टर अकील साहब, फलविशा खान और बैरिस्टर उमैर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।